सही प्यारे विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि भाई आप लोगों को हर रोज शाम के टाइम 7 बजे फिजिक्स तथा केमिस्ट्री क्लासें निरंतर मिल रही हैं और इसके साथ साथ आप लोगों को बेटा प्री बोर्ड के पेपर अनसॉल्व पेपर भी कराए जा रहे हैं। तो आप लोग क्लास को निरंतर देखते रहिए। और जैसा कि भाई हम लोग कितने महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं, आज की वीडियो के अंदर कितने कवर कर चुके हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। जो टॉपिक कवर हो चुके हैं उनकी वीडियो कहां मिलेगी, चलिए इन सब टॉपिक के अंदर बेटा चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले आप लोगों को जो टॉपिक कवर करा चुके हैं वो समझिए। पहला बेटा टॉपिक है दो समांतर धारावाही चालक के बीच बल यानी एम्पियर की परिभाषा, बेटा ये कंप्लीट हो चुका। दूसरा है गोलीय पृष्ठ के लिए बेटा अपवर्तन का सूत्र, बेटा ये और किसके लिए, अवतल पृष्ठ के लिए और उत्तल पृष्ठ के लिए कंप्लीट हो चुके। ये बेटा इनकी बेटा जो वीडियो है उस वीडियो का लिंक जो आज के टॉपिक करा रहे उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बेटा वो वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करेंगे आज के अंदर बेटा, आज की क्लास के अंदर बेटा कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनकी हम चर्चा करने वाले हैं। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र बेटा आज के टॉपिक के अंदर होगा। उसके बाद दो संपर्क में रखे लेंसों की जो संयुक्त फोकस दूरी है, इसके लिए फॉर्मूला होगा बेटा चुंबकशीलता म्यू नॉट तथा विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोगों को लगभग में कितने टॉपिक कराने हैं, लगभग में भाई आपको 70 टॉपिक कराने हैं। इन 70 टॉपिक से आप लोगों का बेटा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके साथ साथ आपको बेटा 200 न्यूमेरिकल्स करा देने हैं, 200 आपको बेटा न्यूमेरिकल्स करा देने हैं। बस आप लोग बेटा आप लोगों का फिजिक्स का पेपर 1 नंबर होगा, ठीक। बस आप लोग ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो आज तक के लेक्चर में बेटा यहां पर 6 डेरिवेशन हो जाएंगी, ठीक है। और 70 टॉपिक के अंदर छोटी छोटी परिभाषाएं भी हैं और लगभग में 40 डेरिवेशन है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप निरंतर मेहनत करते रहिए। और मैंने बोला इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, सीधा आपको 2026 में देखने को मिलेगा, सीधा आपको 2026 में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए तो पहले इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब उसके बाद एक एक टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए भाई स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए भाई टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। ये आपको भाई बोर्ड एग्जाम में कितने अंक दिलाएगा, 3 अंक। कितने अंक भाई दिलाएगा आपको, ये 3 अंक दिलाएगा, ध्यान रखना। चलिए आज इस सूत्र का निगमन करने वाले हैं। देखो सबसे पहले आप क्या लेंगे, प्रिज्म का परिच्छेद लेंगे। क्या लेंगे भाई, प्रिज्म का परिच्छेद। ये भाई हमने ले लिया प्रिज्म का परिच्छेद, ठीक है। नाम दे रहा हूं भाई इसका ए, ये बेटा ए, ये हमने नाम दे दिया इसको बी और इसको नाम दे दिया हमने सी, ठीक है। ये हमारा जो होता है कोण, ये कोण कौन सा होता है भाई, प्रिज्म कोण। ये कोण कौन सा होगा भाई, प्रिज्म कोण होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ये वाला जो माध्यम होगा ये माध्यम हमारा सघन माध्यम है, ठीक है। इसके इधर ये वाला माध्यम भाई कौन है, विरल माध्यम है। इधर कौन है भाई, ये भी हमारा कौन है भाई, विरल माध्यम है, ठीक है। तो इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई ये सघन माध्यम हो गया। प्रिज्म के अंदर वाला भाग सघन माध्यम, प्रिज्म के बाहर कौन है, वायु विरल माध्यम। अब सुनो हम क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण को हम इस AB पर आपतित कराते हैं। चलिए तो यहां से बेटा एक प्रकाश की किरण जाएगी, ये जा रही भाई प्रकाश की किरण, ठीक। अब चूंकि अगर विरल माध्यम होता तो यह किरण बिल्कुल सीधी चली जाती कुछ इस तरीके से। अगर यह विरल माध्यम होता तो समान माध्यम में प्रकाश की किरण कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है, ठीक। अब होगा क्या, ये किरण है, मैं नाम दे दिया इसको PQ,
जो प्रकाश की किरण है वह विरल से किस में जा रही है, सघन में जा रही है। तो आप इस पे क्या करोगे, इस पर बेटा पहले लंब डाल दीजिए। क्या डाल देंगे भाई, लंब डाल देंगे। ये हमने डाल दिया लंब, ठीक है, एन डैश, ये भाई हमने डाल दिया, लंब डाल दिया, ठीक। तो आप बोलोगे सर ये जो आपतित किरण है ये अवलंब है, इसके बीच जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण आई। क्या बोलेंगे, आपतन कोण आई, ठीक। अब क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण विरल से किस में जा रही है, सघन में जा रही है, तो वह सीधी न जाकर अवलंब की ओर क्या हो जाती है, झुक जाती है। सीधी न जाकर वह क्या होगी, अवलंब की ओर झुक जाएगी। और यहां पर बेटा किस दिशा में चली जाएगी, क्यू आर दिशा में चली जाएगी किरण, ठीक। अच्छा, ये वाला जो एंगल है देखो, ये आपतन कोण आई है और ये अपवर्तन कोण कौन है भाई, आर है। ये अपवर्तन कोण कौन है, आर है, ठीक। अब सुनिए, ये प्रकाश की किरण भाई, अब इसको हम कहां से, सघन से ले जा रहे विरल में। तो भाई ये समांग माध्यम होता, सघन माध्यम होता तो सीधी जाती, ठीक। अब चूंकि सघन से विरल में जा रही है तो फिर से भाई हम इस पे क्या डाल देंगे, अवलंब डाल देंगे। इसे नाम दे दिया एन ट्रिपल डैश, डबल डैश, ठीक है। अब सुनिए, अब ये प्रकाश की किरण है वो सीधी न जाकर जब सघन से विरल में जाएगी तो अवलंब से दूर हटेगी और किस दिशा में चली जाएगी, ये चली जाएगी बेटा आर एस दिशा में। किस दिशा में, आर एस दिशा में। और ये बेटा निर्गत किरण हो जाएगी और यह निर्गत कोण बेटा होगा, मान लिया ये आई डैश है। निर्गत कोण को ई से भी लिखते हैं और आई डैश से भी लिखते हैं, ठीक है। अगर ये आई डैश है तो बेटा ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आर डैश, ठीक। अब क्या करेंगे, ये वाली जो निर्गत किरण है इस किरण को हम पीछे की ओर खिसकाएंगे, इस किरण को हम पीछे की ओर खिसका रहे हैं। और ये आपतित किरण है, इस किरण को आगे की ओर लेकर जा रहे हैं। तो बेटा यहां पर ये बिंदु ओ पर मिल रही है, कहां मिल रही है, बिंदु ओ पर। और एक कोण और बना रही है, ये वाला जिसे बोलते हैं विचलन कोण, इसे लिखते हैं डेल्टा से। ये भाई कौन सा कोण हो गया, ये हो गया विचलन कोण। कौन सा हो गया भाई, ये विचलन कोण, ठीक है। अच्छा, अब बात आ रही है कि ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा। तो आप बोलोगे कि सम्मुख कोण, ये बेटा जो सम्मुख कोण होते हैं आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर ये आई कोण है तो ये भी आई कोण है, और इस आई कोण में से ये कोण अगर आर है तो ये कितना बचेगा। तो इस टोटल आई में से इस आर को हटा दो, इस टोटल आई में से बेटा आर को हटा दोगे तो ये वाला जो कोण बनेगा वो बचेगा आपके सामने आई माइनस के आर, इधर लिख दिया। इसी प्रकार बेटा यहां पर इसको इधर लिख दे रहा हूं, ये वाला जो कोण होगा वो आई डैश, यहां आई डैश, तो ये भी बेटा आई डैश। आई डैश में से आप घटा दो किसको, आर डैश को, ठीक है। तो आपको पहले इस चित्र को बनाना होगा बढ़िया ढंग से, ठीक है। पहले आपने क्या बनाया भाई, इस चित्र को। अब चलिए अब समझते भाई, यहां पर सबसे पहले पहला पॉइंट क्या लेंगे, पहला लेंगे बेटा त्रिभुज ओ क्यू आर में, त्रिभुज ओ क्यू आर में। चलिए तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ओ क्यू आर में। चलिए भाई त्रिभुज को बाहर निकालना है, त्रिभुज को बाहर निकाल लीजिए। कुछ आपको इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। यहां पर ये वाइस कोण है भाई डेल्टा, ठीक है। ये बेटा कौन सा है कोण, ये है कोण आई माइनस आर, आई माइनस आर। और ये एंगल बेटा आई डैश माइनस के आर डैश, ठीक है। और ये बिंदु ओ है, ये क्यू है और ये बेटा कौन है, आर, ठीक है। तो आपको पता है कि जब ये वाला जो त्रिभुज का वैश कोण मिले हुए, त्रिभुज का वैश कोण किन्हीं दो अंतः कोणों के योग के कैसा होगा, बराबर। इस त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों के अंतः कोणों के कैसा होगा, बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, यहां पर एक लाइन लिख रहे हैं, लिख रहे हैं भाई त्रिभुज का वैश कोण किन्हीं दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, अंतः कोणों
के योग के बराबर होता है, के योग के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब सुनिए, यानी अगर ये बेटा बाइस कोड ये है तो इसके पास वाला ये जो आंतरिक कोड है इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद बेटा जो ये बचे दो कोड है इनके योग के कैसा हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। चलिए आगे हल कर रहे हैं। तो यहां से बेटा ये डेल्टा बराबर होगा, एक अंतः कोड है आई माइनस के आर और दूसरा अंतः कोड है भाई आई डैश माइनस के आर डैश और इन दोनों के योग के, और इसको डाल दिया भाई समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये त्रिभुज का बाइस कोड अंतः कोणों के योग के कैसा कर दिया, बराबर कर दिया। ठीक, अब दूसरा, अब लेंगे भाई चतुर्भुज, अब लेंगे आओ चतुर्भुज, कौन सा लेंगे, ए क्यू एंड एस आर में चतुर्भुज, कौन सा भाई चतुर्भुज ए क्यू एंड एस आर में देखेंगे। चतुर्भुज देखो यहां से बेटा ए, ये रहा भाई हमारा ए, ये हमारा रहा बेटा क्यू, उसके बाद बेटा ये एंड एस, उसके बाद फिर बेटा कौन है ये आर। ठीक, ए क्यू एंड एस आर ए, बेटा ये हमारा कौन है चतुर्भुज। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि आपको पता है कि चतुर्भुज का देखो एक कोण तो ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया, तीसरा कोण ये है, चौथा कोण ये है। तो आपको पता है कि भाई चतुर्भुज के चार कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। चतुर्भुज के चार कोणों का योग कितना होता है भाई, 360 अंश। तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। कितना होता है भाई, 360 अंश होता है। चतुर्भुज के चार कोण कौन से, पहला कोण ए प्लस दूसरा कोण बेटा कौन है क्यू प्लस तीसरा कोण एंड एस प्लस चौथा कोण आर, और इन सबका योग बेटा कितने के बराबर होगा, आप बोलो सर 360, 360 अंश के। कोण ए हमारा भाई प्रिज्म कोण है ए प्लस। अब बात करेंगे कोण क्यू की। देखिए इस भुजा पर देखो, ए बी भुजा पर, इस ए बी भुजा पर ये बेटा क्या है, लंब ही तो पड़ा है। तो यहां पर बेटा देखो ये ए बी भुजा और इस पर आपने लंब डाला क्यू से, तो देखिए बेटा ये एंगल कितना है, आप बोले सर ये तो एंगल 90 है। ठीक है, तो कोण क्यू बेटा हमारा 90 अंश होगा, प्लस कोण एंड एस पता नहीं, प्लस कोण आर। अब कोण आर में देखो ये बेटा भुजा है, ठीक है, ए सी भुजा, ये ए है, ये सी भुजा है, और इस पर बेटा आपने क्या किया है, इस पर आपने भुजा पर लंब डाला आर। ठीक है, और ये एंगल कितना होगा बेटा, आप बोले सर ये भी एंगल 90 है, तो ये 90 होगा, बराबर बेटा होगा 360 अंश के। देखो अब आप बोलोगे कि 90 प्लस के ये 180 प्लस के हो जाएंगे, जो दूसरी ओर हो जाएंगे माइनस के जाके। तो a प्लस 180 प्लस कोण एंड एस बराबर होगा बेटा 360 अंश के, ये 180 प्लस के दूसरी ओर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो a प्लस कोण एंड एस बराबर होगा भाई 360 माइनस के 180। अब क्या होगा, अब आप बोलोगे सर a प्लस कोण एंड एस बराबर 360 में से जब 180 जाएंगे तो बचेंगे 180। समीकरण नंबर डाल दो भाई इसको 2, समीकरण नंबर हमने क्या डाल दिया भाई, इसको 2 डाल दिया। ठीक है, अब कहानी क्या होगी, अब कहानी देखते हैं बेटा इसके आगे की। चलिए अब आपको पता है कि भाई एक समबाहु त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग, समबाहु त्रिभुज में जो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, और समबाहु त्रिभुज के अंदर
जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। अब देखो कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ओ, त्रिभुज क्यू एंड एस आर में, त्रिभुज क्यू एंड एस आर में, त्रिभुज क्यू एंड एस आर में। चलिए भाई त्रिभुज बना लो, ये देखो भाई त्रिभुज बन गया, ठीक है। यहां पर ये हमारा एंड एस है, ये आर है, ये क्यू है, ये कोण बेटा यहां पर आर, ये कोण बेटा आर डैश है। चलिए अब पता आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो बेटा कोण क्यू प्लस कोण एंड एस प्लस कोण आर और बराबर होगा भाई किसके 180 अंश के। कोण क्यू हमारा बेटा आर है प्लस कोण एंड एस पता नहीं प्लस कोण आर बेटा हमारा बेटा स्मॉल आर इक्वल टू 180। ठीक, यहां पर बेटा ये आर डैश है। अब क्या करना है, अब लगा देनी भाई न्यूनतम जो अल्पतम विचलन की स्थिति। अब क्या लगा देनी है, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में भाई आपको पता है क्या है कि जो आई है वह बराबर होता है आई डैश के, आर बराबर होता है आर डैश के, डेल्टा बराबर होता है किसके डेल्टा एफ के। ध्यान रखना अल्पतम विचलन की स्थिति में। तो यहां पर क्या होगा, आप बोलोगे सर यहां पर जो ये आर प्लस, चलो नीचे लिख दे रहा हूं, आर प्लस कोण एन डैश प्लस इस आर डैश, ये आर डैश को बराबर किसके लिख दें हम, आर के लिख दें, बराबर हो जाएगा 180 अंश। ठीक है, अच्छा देखो यहां से क्या होगा, ये आर प्लस का ये आर प्लस का, तो आर और आर कितना हो जाएगा 2r, तो कोण एन डैश प्लस 2r बराबर कितना कर दिया भाई 180 अंश। कितना कर दिया भाई 180 अंश। चलिए अब यहां पर क्या करना, इसे बना दिया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब कहानी करनी क्या है, समीकरण 2 व समीकरण 3 की तुलना करने पर, समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर, चलिए भाई करेंगे। देखो तो a प्लस कोण एन डैश। अब आप एक बात बताओ, इसकी आरएचएस में 180 अंश है, इसकी आरएचएस में भाई कितना 180, तो इसकी आरएचएस में 180, इसकी आरएचएस में 180। आप बोलो सर इसकी आरएचएस बराबर, तो एलएचएस बराबर कर दो, तो एलएचएस कोण ए प्लस कोण एन डैश बराबर बेटा इसकी आरएचएस करो, वो इसकी एलएचएस के कोण एन डैश प्लस 2r। तो यहां से बेटा ये प्लस का दूसरी ओर जाके माइनस का हो जाएगा, कट जाएगा, तो a बराबर आपको मिलेगा 2r, और ये बेटा 2 गुणा में है, दूसरी ओर जाके भाग में हो जाएंगे, तो आपको यहां से r का मान मिल जाएगा, r का मान मिलेगा a/2। ठीक है, जरूरत पड़ेगी भाई इस r के मान की। अब पहुंचेंगे भाई किसमें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बेटा क्या होगा, चलिए ये डेल्टा, क्योंकि अल्पतम विचलन की स्थिति लगा रहे हैं तो डेल्टा बदल देंगे भाई, डेल्टा एम में बराबर आई माइनस के आर प्लस बेटा यहां पर जो आई डैश है, इस आई डैश की जगह हम किसको लिख देंगे आई को, माइनस आर डैश की जगह हम किसको लिख देंगे आर को। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा डेल्टा एम बराबर आई माइनस के आर प्लस आई प्लस के आर, वो सॉरी माइनस के आर। ठीक है, चलिए तो पहले यहां तक भाई इसकी शॉर्ट ले लीजिए, इसके बाद फिर आगे हल कर रहे हैं, इसकी शॉर्ट लो। चलिए भाई आओ अब आगे हल कर रहे हैं। देखो यहां से होगा भाई डेल्टा एम बराबर, देखो आई प्लस का है, आई प्लस का है तो कितने आई हो गए 2i माइनस के आर, ये भी है माइनस का आर, ये भी है, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 2r। ठीक है, तो यहां से डेल्टा m बराबर
2i माइनस के। r का मान आपने निकाला है a/2, तो यहां पर 2 इंटू में r की जगह आप बेटा किसको लगा दीजिए a/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपको मिलेगा डेल्टा m बराबर 2i माइनस का बेटा आपको कितना मिलेगा माइनस का a। अच्छा ये माइनस का है जो दूसरी ओर जाके हो जाएगा प्लस का, तो डेल्टा m प्लस a बराबर 2i, तो यहां से 2 गुणा में दूसरी ओर जाके भाग में, तो i बराबर हो जाएगा डेल्टा m प्लस a और बट्टे 2। तो आपने यहां पर बेटा i का मान निकाला, यहां पर r का मान निकाला, तो इसको लगा दीजिए किस नियम में, स्नेल के नियम में। चलिए स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से बेटा क्या है कि n बराबर होता है साइन i बट्टे साइन r, साइन i बट्टे साइन r, तो n बराबर हो जाएगा साइन, भाई i का मान आपने निकाला है वो यहां पर लगाइए, कितना निकाला है, तो डेल्टा m प्लस a बट्टे 2 बट्टे यहां पर बेटा साइन, r का मान बेटा आपने कितना निकाला है, तो r का मान निकाला है a/2, तो r की जगह बेटा क्या लगा देंगे, r की जगह लगाएंगे a/2। तो ये बेटा हमने निकाल लिया प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, किसका, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र। और बेटा यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए पतले प्रिज्म के लिए बेटा अपवर्तनांक, पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक पूछ लिया जाए, चलिए तो आओ समझते हैं भाई, यहीं पे पतले प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक, पतले प्रिज्म का अपवर्तनांक, चलो समझते भाई। मान लिया यह बेटा जो प्रिज्म है वो कैसा है, पतला है, ठीक है, तो सूक्ष्म कोण की स्थिति में जो साइन थीटा लगभग बराबर होता है भाई किसके, थीटा के, सूक्ष्म कोण की स्थिति में, तो यहां से n बराबर हो जाएगा साइन डेल्टा m प्लस a/2 इक्वल टू हो जाएगा भाई डेल्टा m प्लस a/2 बट्टे बेटा साइन a/2 इक्वल टू हो जाएगा किसके, a/2 के, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, यहां से 2 से 2 कैंसिल, तो n बराबर हो जाएगा डेल्टा m प्लस a और बट्टे a, ठीक है। अब आप ऐसा मत करना इसे a काट दो क्योंकि ऊपर प्लस में मल्टीप्लाई नहीं, अब देखो ये a भाग में दूसरी ओर जाके गुणा में, तो na बराबर हो जाएगा डेल्टा m और प्लस a, ये a प्लस का दूसरी ओर जाके माइनस का, तो na माइनस के a बराबर हो जाएगा बेटा डेल्टा m, यहां से बेटा किसको कॉमन ले लेंगे, दोनों जगह से a को कॉमन ले लेंगे, तो डेल्टा m बराबर हो जाएगा यहां पर n माइनस के 1, क्योंकि यहां से a कॉमन जा रही है, ठीक है। तो यहां a जब बाहर निकाल लोगे क्या कितना बचेगा a, तो ये बेटा पतले प्रिज्म के लिए सूत्र निकल आया, ठीक है। n यहां पर क्या हमारा अपवर्तनांक, कहीं भी बेटा आपको n मिलेगा या आप बेटा इससे किससे लिख सकते हो, म्यू से, ठीक है। अपवर्तनांक को ध्यान रखना, डेल्टा m क्या है हमारा, न्यूनतम विचलन कोण। चलिए अब इसकी शॉर्ट ले लीजिए। इसके बाद भाई अगला महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके सामने लेकर आया हूं वह लेकर आया हूं भाई संपर्क में रखे 2 लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। ये बेटा प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं 7 सेट में से एक सेट में ये प्रश्न आता है। चलिए आओ समझते हैं। आपने पहली स्थिति में क्या किया कि जो 2 लेंस को संपर्क में रखा वो दोनों के दोनों हमारे उत्तल लेंस हो, दोनों कैसे उत्तल। दूसरी बार में आप क्या कर सकते हो, दोनों के दोनों अवतल लेंस को परस्पर संपर्क में रख सकते हो। तीसरी स्थिति में क्या कर सकते हो, एक उत्तल लेंस और दूसरा अवतल लेंस को संपर्क में रख सकते हो। आओ तीनों स्थितियों को देखने वाले। चलिए पहली स्थिति क्या है कि भाई जब दोनों के दोनों कैसे हो भाई, उत्तल लेंस हो। जब दोनों कैसे हो, उत्तल लेंस हो। देखिए यहां पर पहला बेटा जो लेंस बना रहे हैं ये भी उत्तल है, इसके संपर्क में रखा हुआ है दूसरा लेंस, ये भी बेटा कौन सा, उत्तल लेंस। इसको L1 मान लिया, इस लेंस को L2,
यह बेटा क्या हो जाएगा इसका मुख्यच। ठीक है, लेंस L1 की फोकस दूरी f1, लेंस L2 की फोकस दूरी f2 है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, माना दो संपर्क में लेंस L1 व L2 रखे गए हैं जिनकी फोकस दूरी क्रमशः f1 व f2 है। तब बेटा इस लेंस के लिए जो वस्तु रखी हुई है बिंदु O पर रखी हुई, इस लेंस से कितनी दूरी पर, u दूरी पर बेटा एक बिंदु O है जिस पर वस्तु रखी हुई है। ठीक है, तो ये बेटा प्रकाश की किरण जाएगी लेंस L1 के अंदर, लेंस L1 के अंदर, और यहां पर बेटा ये क्या करेगी, ये जो प्रतिबिंब बनाएगी, ये वाला जो पहला लेंस है इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाता है वो कहां बनाता है भाई, आई डैश पर। कहां पर बनाता है, आई डैश पर, और ये बेटा क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी बी डैश। क्या मान लिया भाई, ये बी डैश। ठीक है, लेकिन होगा क्या, इसके संपर्क में देखो पहला लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश में बना रहा है, लेकिन इसके संपर्क में रखा हुआ है दूसरा लेंस, तो बेटा ये जो प्रतिबिंब है वो आई डैश पे नहीं बनने देगा। वह प्रतिबिंब कहां बनाता है, वह प्रतिबिंब बेटा आई पर बनाता है लेंस। तो ये दूसरे वाले लेंस के लिए बेटा ये प्रतिबिंब की दूरी बन जाएगी। अब बात करेंगे दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु का काम कौन करेगा, तो दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा पहले वाले लेंस का जो प्रतिबिंब है भाई दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। ठीक है, इसकी फोकस दूरी बेटा हमने मान ली f1 है और इसकी फोकस दूरी बेटा हमने मान ली कितनी है, f2 है। ठीक, तब अच्छा आपको लेंस का सूत्र पता है, लेंस के सूत्र से क्या है, लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। इसे समीकरण नंबर 1 डाल दिया, इसे हमने क्या डाल दिया, समीकरण नंबर 1। अब बात करेंगे लेंस L1 के लिए, लेंस L1 के लिए आओ भाई चलिए हल करते हैं। लेंस L1 के लिए भैया इस लेंस की जो फोकस दूरी आपने मानी है वो क्या मानी है, आपने मानी है f1, तो f की जगह लगाओ f1 बराबर 1/b। इस लेंस का जो प्रतिबिंब है आई डैश पे बन रहा है और उसकी दूरी बेटा क्या है, v डैश है, माइनस इस लेंस के लिए वस्तु कहां रखी हुई है, बिंदु O पर, और ये दूरी कितनी है, u, तो 1/u। इसे समीकरण नंबर डाल दिया भाई 2। ठीक, अब इसी प्रकार बेटा अब क्या करना है, अब लेंस L2 के लिए, लेंस L2 के लिए कहानी समझते हैं। चलिए लेंस L2 के लिए बेटा यहां पर क्या होगा, 1/, जो अब लेंस L2 की फोकस दूरी आपने क्या मानी है, f2 बराबर 1/, इस लेंस का जो प्रतिबिंब है वो कहां बनता है, वो आई पर बनता है और ये दूरी बेटा b है, माइनस 1/u। इस लेंस के लिए जो वस्तु का काम कर रहा है वो पहले वाले वस्तु का प्रतिबिंब, पहले वाले लेंस के सामने जो वस्तु रखी है उसका प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करना शुरू कर देगा, तो ये दूरी बेटा b डैश, तो यहां पर 1/b डैश, समीकरण नंबर 3। अब क्या करना है, समीकरण 2 + 3, समीकरण 2 + 3 यानी समीकरण 2 व 3 को जोड़ दो। जब आप जोड़ोगे तो जोड़ने पर क्या होगा, आप बोले सर इनकी हम LHS को जोड़ेंगे और RHS को। समीकरण 2 ये रहा, समीकरण 3 ये रहा, इनकी LHS जोड़ो फिर RHS। देखो यहां पर क्या होगा, इसकी LHS में है 1/f1 में जोड़िए 1/f2 बराबर RHS में कौन है, 1/b डैश माइनस 1/u में जोड़ेंगे 1/b माइनस 1/b डैश। ठीक, अब क्या होगा, आप बोलोगे सर ये वाला जो मान है ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव मान है, कट जाएगा, तो यहां पर बेटा बचेगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, प्लस वाले को पहले लिख लो 1/b माइनस के 1/u। अब चले जाओ भाई समीकरण 1 से, समीकरण 1 से आपको मिलेगा 1/b माइनस 1/u बराबर किसके मिल रहा है, 1/f के।
तो लिख दो बेटा 1/f1 प्लस 1/f2, ये बेटा किसके बराबर हो जाएगा 1/f के। ठीक है, ये बेटा हमने निकाल ली संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। कब? जब दोनों उत्तल लेंस हो। ठीक, अब क्या होगा जब दोनों अवतल लेंस हो, जब दोनों भाई कैसे हो अवतल लेंस हो। अब क्या करोगे, तो अवतल लेंस में फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस में जो फोकस दूरी है भाई, फोकस दूरी वो कैसी होती है भाई, ऋणात्मक। तो आप बोलोगे कि सर जो F1 होगा वो भी ऋणात्मक होगा, F2 होगा वो भी कैसा होगा, ऋणात्मक, क्योंकि दोनों के दोनों कौन से है, अवतल लेंस है। दोनों के दोनों भाई कौन से भाई, अवतल लेंस है। तो जब दोनों अवतल लेंस हैं तो F1 भी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी और F2 भी कैसा होगा, ऋणात्मक। चलिए तो लगाओ यहां पर 1/f1 भी ऋणात्मक, माइनस चिन्ह लगाओ, प्लस 1/f2 भी बेटा कैसा होगा, ऋणात्मक, बराबर 1/f। ठीक है, ये बेटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहां पर मिलेगा आपको माइनस के 1/f माइनस f1 माइनस के 1/f2 बराबर 1/f। ठीक है, तो भाई ये बेटा किसके लिए, जब दोनों के दोनों अवतल लेंस है तब उसके लिए फोकस दूरी ये निकलेगी। ठीक है, और जब एक अवतल और एक उत्तल लेंस हो, जब एक अवतल व एक उत्तल लेंस हो, मान लिया जो F1 है फोकस दूरी बेटा वो किसकी है, उत्तल की है। मान लिया उत्तल लेंस बेटा हमारा कौन है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी F1 है, तो ये बेटा उत्तल लेंस में फोकस दूरी धनात्मक। जो F2 है वह मैंने मान लिया बेटा वह अवतल लेंस की फोकस दूरी है। ठीक है, तो ये भाई कैसा होगा, ऋणात्मक। चलिए लगाओ यहां पर, क्या लगाइए, तो 1/f1 बेटा हमारा उत्तल लेंस है फोकस दूरी धनात्मक, प्लस 1/f2, f2 हमारा बेटा कौन है, अवतल लेंस है फोकस दूरी बेटा ऋणात्मक, बराबर 1/f। ठीक, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1/f1 माइनस 1/f2 बराबर 1/f। ठीक है, अब सुनो क्या होगा जब हम F1 केस 1 के अंदर अगर हम पूछें आपसे भाई F1 बराबर कर दें बेटा किसके, F2 के, तब F का मान कितना होगा भाई, मैंने आपसे पूछा जब F1 बराबर F2 के कर दें तब F का मान, तो बेटा F1 की जगह अगर आप F2 लगा दोगे तो एक मान बेटा प्लस का होगा और एक मान माइनस का होगा, तो बेटा यहां पर ये मान सब 0 मिलेगा। ये मान कितना मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ठीक है, और 0 मिलेगा तो यहां पर बेटा फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, अनंत। तब बेटा जो आपको फोकस दूरी मिलेगी अनंत। ध्यान रखना आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर हम F1 और F2 दोनों के मान बराबर कर दें तब फोकस दूरी आपको कैसे मिलेगी, अनंत मिलेगी। ठीक, अब दूसरी केस स्थिति में अगर बेटा हम इस F1 का मान ज्यादा कर दें किससे, F2 से, तब फोकस दूरी कैसी मिलेगी। ठीक है, और यहां पर ध्यान रखना जो अनंत फोकस दूरी है वो किसकी होगी बेटा, समतल लेंस के अंदर। तो ये बेटा किसकी भांति व्यवहार करेगा, समतल लेंस की तरह। ठीक, अब क्या हुआ कि भाई F1 का मान ज्यादा, इसका मान ज्यादा कर दो इससे, तो मैंने मान लिया F1 का मान आपने ले लिया बेटा, मान लो F1 का मान ले लिया 3, या एक काम करो यहां से सीधा सीधा पहले हल कर लो, इसका लासा आ जाएगा F1 F2 लासा आ जाएगा। ठीक है, 1/f, तो यहां से F1 से F1 कैंसिल, बचेगा F2, चिन्ह माइनस का है, माइनस का लगाओ, उसके बाद F2 से F2 कैंसिल, बचेगा F1, पलट दोगे तो F बराबर हो जाएगा, तो फोकस दूरी बतानी है तो पलट दोगे तो F बराबर हो जाएगा F1 F2/F2 माइनस के F1। ठीक है, अब कहानी क्या करोगे, अगर आप यहां फोकस दूरी F1 का मान ज्यादा रखोगे
तो यहां पर बेटा मान कैसा मिलेगा आपको, ऋणात्मक मिलेगा। तो यहां पर जब अगर मान आपको बेटा ऋणात्मक मिलेगा तो फोकस दूरी आपको भाई किसमें मिलेगी, ऋणात्मक, और फोकस दूरी ऋणात्मक मिलेगी तो बेटा ये किसकी तरह काम करेगा, अवतल लेंस की तरह, ठीक है। और अगर आपने बेटा किसका मान ज्यादा कर दिया, केस थर्ड में अगर आपने बेटा क्या किया, इस F2 का मान ज्यादा कर दिया F1 से, इस F2 का मान ज्यादा कर दिया F1 से, तो आपको फोकस दूरी का मान बेटा कैसा मिलेगा, धनात्मक। तब जो आपको फोकस दूरी मिलेगी वो कैसी मिलेगी, धनात्मक, और धनात्मक फोकस दूरी मिलेगी तो बेटा ये किसका काम करेगा, किसकी भांति, उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। तो आपको ये बेटा क्वेश्चंस को तैयार करना है, नोट करिए, इसकी शॉट लीजिए। इसके बाद बेटा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट तथा विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट में संबंध। चलिए आओ समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता है, क्या पता भाई, कि म्यू नॉट अपॉन जो 4 पाई होता है इसका मान होता है 10 की पावर माइनस के 7। मात्रक की बात करें न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। कैसे निकला ये समझो, कैसे निकला समझिए भाई। यहां पर देखिए आपको पता है कि भाई बायो सेवर्ट में डीवी बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, उसके बाद आई डी एल साइन थीटा वट्टे आर स्क्वायर, यही होता है। चलिए अब बात करेंगे, समझो यहां पर। तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, बट्टे में एम्पियर, इनटू में बेटा कौन होगा, मीटर, ठीक। उसके बाद बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का तो मात्रक निकालना है, धारा का मात्रक होता है भाई एम्पियर, दूरी का मात्रक होता है भाई कौन सा, दूरी का मात्रक होगा मीटर, बट्टे इस दूरी का मात्रक होगा मीटर, पर इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो। तो यहां से देखो मीटर से स्क्वायर कैंसिल और इस मीटर से ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपके सामने बचेगा न्यूटन बट्टे एम्पियर। अब देखो ये एम्पियर बेटा गुणा में दूसरी ओर जाके किस में हो जाएगा, भाग में, बराबर होगा भाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के, ठीक। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर न्यूटन बट्टे में तो प्रति एम्पियर गुणा एम्पियर, तो ये होगा भाई एम्पियर स्क्वायर। बोर्ड एग्जाम में बेटा ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक। दूसरा आप लोग पता है भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है भाई 9 गुणा 10 की पावर 9, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ठीक है। किस नियम से निकाल लेना, कूलाम के वो आपके कूलाम के नियम से, ठीक है। किसके नियम से भाई, कूलाम के नियम से निकाल लेना है, ठीक है। अब इसे समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2 क्या करना है, समीकरण 1/2। जब आप भाग करोगे तो LHS LHS का और RHS RHS का भाग देते हैं। चलिए तो यहां से बेटा इसकी LHS में कौन है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, भाग करेंगे इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, बराबर मान लगाओ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान है बेटा 10 की पावर माइनस के 7 बट्टे इसका मान है 9 गुणा 10 की पावर 9। ये 10 की पावर माइनस के 7 ऊपर प्लस माइनस के नीचे आके बेटा ये किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। देखो यहां से बाहर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई अंदर का अंदर, तो यहां पर भी एक बचेगा, यहां पर भी एक बचेगा, तो एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज दो, तो म्यू नॉट इनटू में एप्सिलॉन नॉट बराबर ये पावर माइनस की है नीचे आके प्लस की हो जाएंगे, तो 1/9 गुणा 10 की पावर 9 और 7 बेटा कितना हो जाएगा 16, ठीक। तो यहां से कहानी होगी म्यू नॉट इनटू में एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/, इसे लिख लो 9 को लिख लो 3 गुणा 3, 16 को लिख लो 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। आगे आपको पता है कि भैया 3 गुणा
10 की पावर 8 ये मान बेटा किसका होता है? प्रकाश के वेग का मीटर प्रति सेकंड। तो ये बेटा किसका मान हो गया? ये प्रकाश के वेग का मान होगा। ठीक है, देखो 3 गुणा 10 की पावर 8 1 सी, दूसरा 3 गुणा 10 की पावर 8 2 सी हो जाएंगे। तो यहां से हो जाएगा म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 बट्टे यहां पर सी गुणा सी, तो सी गुणा सी कुछ नहीं, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 तो कितना हो जाएगा? पावर 2 हो जाएंगी। म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 बट्टे हो जाएगा सी स्क्वायर। अब यहां पर एक काम करिए, सी स्क्वायर को इसकी जगह और इसको सी की स्क्वायर जगह, तो सी स्क्वायर बराबर 1 बट्टे म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर हटाओगे इस पे अंडर रूट आ जाएगा 1 बट्टे अंडर रूट में 1 बट्टे म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और 1 का वर्गमूल बेटा क्या होता है? वही रहता है, तो सी बराबर 1 बट्टे म्यू नॉट इंटू में एप्सिलॉन नॉट। ठीक, चलिए अब कमेंट में आपको बताना है, कमेंट में आपको जवाब देना है इसका मात्रक। यहां पर भाई इसके आधार पे आपको क्या बताना है? मात्रक बताना है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आप क्या लगाओगे? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोर्ड एग्जाम में ये आपसे पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछा गया है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नोट करिए भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट।